Okay, Bacha buddy, yesterday we were studying the Mendel, ठीक है, ग्रेगरी मेंडल के बारे में हम पढ़ रहे थे। एक्चुअली उनके बारे में नहीं पढ़ रहे थे, उनके उनके काम के बारे में पढ़ रहे थे। तो ग्रेगरी मेंडल इज बेसिकली नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, इज प्राइमली नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने जेनेटिक्स की स्टडी की, तो इन्होंने किस प्लांट को पिकअप किया? पी प्लांट, ठीक है। पी प्लांट वाज पिक्ड अप, पी प्लांट वाज पिक्ड अप फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है। एक रीजन तो था इसका भाई साहब शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है। एक रीजन था वाई पी प्लांट, बिकॉज इट वाज हैविंग अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, मतलब ये ज्यादा सैंपलिंग कर सकते हैं, एक साल में ज्यादा सैंपलिंग कर सकते हैं। तो एक साल में पी प्लांट को हम करीबन 3 से 4 बार उगा सकते हैं, ठीक है। सो 3 से 4 बार अगर उगा सकते हैं इन 1 ईयर, तो इसका मतलब मोर सैम्पलिंग, इसका मतलब हो जाएगा भाई साहब आपका मोर ऑफ सैम्पलिंग कुड बी डन, ठीक है, ज्यादा सैम्पलिंग कर सकते हैं। दूसरा भाई साहब क्या था इसमें? इसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सबको समझ में आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा इनको समझने के लिए। वो एरा कह रहा नत्तू कह रहा, किसी को भी आप रोड से भी पकड़ के लाएंगे तो बोल सकेंगे कि ये टॉल प्लांट है, ये डॉफ प्लांट है भाई साहब। वो बोल पाएगा कि दिस इज टॉल प्लांट, दिस इज अ डॉफ प्लांट, ठीक है। दिस इज अ पर्पल कलर फ्लावर, दिस इज अ व्हाइट कलर फ्लावर, दिस इज बेसिकली इन्फ्लेटेड पॉट, दिस इज अ कंस्ट्रक्टेड पॉट, ऐसा वो बोल पाएगा। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कोई भी बोल सकता है, और भी ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी की, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया भाई साहब एक। और तो इतने सारे प्लांट्स में उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना? क्योंकि इसमें भाई साहब लेस स्पेस लगता है, ठीक है, लेस स्पेस। अभी भाई साहब ये कहां पे इसको उगा रहे थे? चर्च के बैकयार्ड में उगा रहे थे, ठीक है, चर्च के बैकयार्ड में। तो लेस स्पेस में इनकी बहुत ज्यादा सैंपलिंग हो गई, ठीक है। पी प्लांट जो है, मटर का प्लांट, इतनी सी जगह में हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो मतलब बहुत बड़े खेत की जरूरत नहीं है इनको अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो ये सब तमाम रीजन है जिनकी वजह से इन्होंने पी प्लांट को चुना। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अभी हम बात करेंगे क्रॉस की, ठीक है। क्रॉस मतलब क्या होता है, ठीक है, क्रॉस। तो पहला क्रॉस है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अभी हाइब्रिड मतलब क्या होता है? हम मिक्स कर रहे हैं, जीन्स को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और मोनो मतलब क्या होता है? वन, वन डिफरेंस, ठीक है, वन पेयर में डिफरेंस रहेगा। अभी आपने कितने पेयर पढ़े भाई साहब? 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं, ठीक है। तो एक बात आप समझ लीजिए, अगर हम डोमिनेंट, किसी डोमिनेंट जीन है और कोई उसके साथ रिसेसिव है, तो रिसेसिव वाला अपने आप को डोमिनेंट के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। द रिसेसिव जीन्स, द रिसेसिव जीन्स will never will never be able will never be able to express to express themselves to express themselves presence of in the presence of dominant genes, ठीक है। डोमिनेंट जीन्स के प्रेजेंस में भाई साहब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। द रिसेसिव जीन्स विल नेवर बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन्स। फॉर एग्जांपल, जैसे समझ लो आपके हाइट में, प्लांट हाइट में, ठीक है, आपका डोमिनेंट जीन कौन है भाई साहब? डोमिनेंट जीन है टॉल, ठीक है। और रिसेसिव जीन कौन सा है भाई साहब आपका? रिसेसिव जीन है आपका ड्वार्फ, ठीक है, शॉर्ट हाइट। तो टॉल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। और ड्वार्फ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल टी से, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर आपका किसी प्लांट में जीन्स ये है, ठीक है, तो ये दिखेगा कैसे? ये दिखेगा टॉल, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलेंगे? दोनों भी टॉल जीन्स हैं, तो ये दिखेगा कैसे? दिखता कैसे है? मतलब होता है आपका फिनोटाइप, ठीक है। तो ये हो गया टॉल। इसको अपन बोलेंगे दोनों भी सेम है, तो होमोजाइगोस टॉल, दिस वुड बी नोन एज होमोजाइगोस टॉल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। अभी अगर ऐसा रहा आपका, तो ये क्या होगा? देखो, अभी डोमिनेंट है और रिसेसिव है, लेकिन रिसेसिव है इसके लिए डोमिनेंट के प्रेजेंस में है, इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्लांट भी क्या हो जाएगा आपका? टॉल। इस प्लांट में और इस प्लांट में हाइट में कोई फर्क नहीं दिखेगा, दे बोथ विल बी ऑफ द सेम हाइट, हालांकि दोनों डिफरेंट जीन से बने हैं। समझ में आ रहा है? इस प्लांट में और इस प्लांट में कोई हाइट नहीं दिखेगा, आपका फर्क नहीं दिखेगा, दोनों भी सेम इससे बने हुए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज हेटेरोजाइगोस टॉल, हेटेरोजाइगोस टॉल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग है। इसके बाद आएगा आपका दोनों भी ड्वार्फ। ये प्लांट कैसा दिखेगा भाई साहब? ड्वार्फ दिख जाए,
ठीक है, दिस प्लांट विल बी ड्वार्फ, दिस प्लांट विल बी ड्वार्फ, और इसको अपन क्या बोलेंगे, होमोजाइगोस ड्वार्फ, दिस इज नोन एज होमोजाइगोस ड्वार्फ। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स का खेल समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो ये हो गया आपका डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स का खेल। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया आपका रिसेसिव, दीज आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, ओके, अभी हम बात करते हैं भाई साहब क्रॉस ब्रीडिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग मतलब क्रॉस ब्रीडिंग, तो क्रॉस ब्रीडिंग जब हम कराते हैं मतलब हम ब्रीडिंग करा रहे हैं किसके किसके बीच में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब सिर्फ एक जीन्स में डिफरेंस है, ओनली वन पेयर ऑफ जीन्स इज डिफरेंट, रेस्ट ऑल आर सेम। अभी हमने देखे भाई साहब कितने पेयर्स हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हैं, है कि नहीं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हैं, जिसमें भाई साहब एक सेम होगा, बाकी 6 अलग होंगे। ठीक है, सो वन विल बी सेम, किसमें किसमें भाई साहब, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वन विल बी सेम, रेस्ट 6 विल बी डिफरेंट। ये रेस्ट 6 आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब, डिफरेंट हो जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे जैसे अगर आप देखोगे एक मेल एक फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है। ठीक है, हमने यहाँ पे टॉल ले लिया और 2 होते हैं आपके एलएलईज, 2 होते हैं, ये टॉल हो गया, इसमें भाई साहब हमने ड्वार्फ ले लिया, बाकी सारी चीजें जैसे समझ लो इसका भी भाई साहब आपका राउंड सीड्स है। ठीक है, इसका राउंड सीड्स है, इसका भी राउंड सीड्स है। ठीक है, लेट्स से इसका एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर है, इसका भी भाई साहब एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर है, इसका पर्पल कलर है भाई साहब, इसका भी पर्पल कलर, बाकी सारे आपके जो भी होंगे, बाकी 6 कैरेक्टर्स इसको छोड़ के बाकी के 6 कैरेक्टर्स जो भी होंगे 6 आर सेम, ये सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ही है तो कोई चेंज आने की संभावना नहीं है ना, जब सेम ही है तो कोई चेंज आने की संभावना नहीं, यहाँ पे चेंज आएगा। ठीक है, अभी ये चेंज कैसे आएगा उसको हमको समझना है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो पहली बात तो 2 चीजें समझ लीजिए, एक होता है फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब क्या है, फिनोटाइप मतलब दिखता कैसे है। ठीक है, लुक्स मतलब हम बोल सकते हैं इसका लुक जो एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल है। ठीक है, और एक होता है आपका जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉम्पोजिशन, जेनेटिक कॉम्पोजिशन, और ये भाई साहब आपका क्या है, इंटरनल है, ये आपका इंटरनल है। ठीक है, अभी कभी कभी फिनोटाइप और जीनोटाइप मैच नहीं होते, जैसे समझो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि ये टॉल प्लांट है, ठीक है, ये फिनोटाइप आपको क्या दिखेगा, टॉल, ये भाई साहब क्या है, ये भी टॉल दिखेगा, तो यहाँ पे दोनों का फिनोटाइप सेम है, दिखता कैसे है, दोनों भी टॉल दिख रहे हैं, लेकिन क्या दोनों भी जेनेटिकली सेम है, नहीं, तो इनका जीनोटाइप अलग है लेकिन फिनोटाइप सेम है। ठीक है, तो हमारा बोलेंगे अगर दिखता कैसे है मतलब फिनोटाइप, तो ये फिनोटाइप, फिनोटाइप आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम, हाउएवर यहाँ पे जीनोटाइप, जीनोटाइप भाई साहब आपका हो जाएगा डिफरेंट, जीनोटाइप विल बी डिफरेंट। ठीक है, द फिनोटाइप्स आर गोइंग टू बी द सेम, हाउएवर द जीनोटाइप्स आर डिफरेंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, चलिए अभी हम भाई साहब यहाँ पे करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। ठीक है, तो लेट्स से आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस को करने के लिए हम एक यूनिट स्क्वायर बनाते हैं, तो दिस इज बेसिकली ये हो गया आपका प्यूनेट स्क्वायर, ये हो गया आपका प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फीमेल, ये हो गया आपका मेल, सो ये हो गया टॉल और ये हो गया टॉल। ठीक है, ये हो गया ड्वार्फ और ये हो गया ड्वार्फ, जो भी लेना है फीमेल मेल एक ही बात होगी, मतलब आपने इसको टॉल ले लिया, इसको टॉल ले लिया। अभी देखो ये टॉल और ये टॉल अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिनोटाइप क्या हो जाएगा इनका, फिनोटाइप ऑल विल बी टॉल। ठीक है, तो मतलब कोई भी ड्वार्फ आपको नहीं मिला है, तो आपका फिनोटाइप रेशियो भाई साहब क्या हो जाएगा, फिनोटाइप, इसको अपन बोलते हैं F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, ये जो आया आपका ये, दिस इज बेसिकली नोन एज F1 जनरेशन, इसको बोलेंगे फिलियल फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस इज नोन एज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है, क्लियर है? तो फिनोटाइप यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फिनोटाइप,
फिनोटाइप रेशियो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, 4:0, ठीक है। ऑल आर बेसिकली क्या, हेटेरोजाइगोस टॉल, ठीक है। सो दीज आर ऑल हेटेरोजाइगोस टॉल, समझ में आ रहा है ये, दीज आर ऑल हेटेरोजाइगोस टॉल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके। अभी हम बात करते हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी अब आप बताइए मुझे को यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो जाएगा, ये सबके सब क्या हो गए, हेटेरोजाइगस टॉल हो गए, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप जीनोटाइप रेशियो भी क्या हो जाएगा, 4:0। और कुछ है ही नहीं भाई साहब यहाँ पे, है कि नहीं। हाँ, क्योंकि सबके सब हेटेरोजाइगोस है ना, ऑल ऑफ देम आर हेटेरोजाइगोस टॉल, और कोई रेशियो है ही नहीं, तो 4:0 हो गया, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। होमोजाइगोस टॉल अगर होता, कोई होमोजाइगोस टॉल है ही नहीं यहाँ पे, सबके सब हेटेरोजाइगोस टॉल है, ठीक है। तो दिस विल बी 4:0। फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे कितना हो गया, 4:0, मतलब सबके सब भाई साहब टॉल। हेटेरोजाइगोस रेशियो आपका क्या हो गया, 4:0, क्योंकि सब आपके हेटेरोजाइगोस टॉल है। हेटेरोजाइगोस मतलब समझ में आ रहा है, एक टॉल और एक ड्वार्फ जीन से बना हुआ। ड्वार्फ जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रिसेसिव जीन है। अगर डोमिनेंट प्रेजेंट रहता है तो उसके प्रेजेंस में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है। आपने बहुतों बार देखा होगा कि मम्मी पापा उतने लंबे नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत तो बहुत लंबे हुए, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे जो दादाजी के जीन्स है, वो पहले पहले के जीन्स है, वो कैरी होते हुए आ रहे हैं, वो शायद रिसेसिव फॉर्मेट में रह गए होंगे, अभी एक्सप्रेस हुए, ठीक है। तो रिसेसिव फॉर्मेट आगे चल के एक्सप्रेस होता है, जब भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। अभी ये हो गया हमारा F1 जनरेशन, ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अभी हम बात करेंगे सेकंड फिलियल जनरेशन की, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सेकंड फिलियल generation, which is basically what, F2 generation, F2 जनरेशन, ठीक है, सेकंड फिलियल जनरेशन। अभी लेट से आपका भाई साहब ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल, ठीक है। अभी ये आया आपका प्रोडक्ट, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आया उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, टीटी के या टीटी के, ठीक है। बाकी अगेन ये क्या हो जाएगा, बाकी सबके सब वही सेम। तो दिस विल बी मोनोहाइब्रिड क्रॉस सेकंड फिलियल जनरेशन, ध्यान दीजिए, दिस इज ऑल्सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका सेकंड फिलियल जनरेशन। क्या ये समझ में आ रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये वाला होगा आपका सेकंड फिलियल जनरेशन, ये था आपका फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। सेकंड फिलियल जनरेशन में ये जो प्रोडक्ट आया, इनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं आप, ठीक है, ओके। तो अभी अगर मैं यहाँ पे टी टी इंटू ये टी टी करूं, तो इसका भाई साहब स्प्लिट अप होकर क्या होगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसका भी भाई साहब क्या हो जाएगा, एक कैपिटल टी और एक होगा भाई साहब आपका स्मॉल टी, ठीक है। तो कैपिटल टी को ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, और स्मॉल टी, ये भाई साहब कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। अब क्रॉस ब्रीडिंग कराइए भाई साहब, टी टी का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, टी टी का कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल टी स्मॉल, हमेशा कैपिटल टी को हम पहले लिखेंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है। अब कर लीजिए भाई साहब, अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं भाई साहब, ये वाला क्या हो जाएगा, टॉल फिनोटिपिकली, ये वाला टॉल, ये वाला टॉल, और ये वाला क्या हो जाएगा, ड्वार्फ, ठीक है। टॉल 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 ड्वार्फ, ठीक है। तो अभी हम भाई साहब यहाँ पे अगर बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो, तो दिस इज फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, टॉल 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 ड्वार्फ, मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका सबके सब, ये तीन टॉल और एक ड्वार्फ, तो दिस विल बी 3:1। क्या ये समझ में आ रहा है, फिनोटाइप मतलब दिखता कैसे है, ठीक है, तो दिस विल बी 3:1, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब जीनोटाइप रेशियो में। जीनोटाइप रेशियो में अभी पहले आप देख लो क्या क्या है, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी होमोजाइगोस टॉल, होमोजाइगोस टॉल, ठीक है, ये हो गया होमोजाइगोस टॉल। कितने प्लांट दिख रहे हैं आपको इसमें, 1। ये वाला क्या है बोलो, ये वाला और ये वाला हेटेरोजाइगोस टॉल, ठीक है। सो इज टू हेटेरोजाइगोस टॉल, हेटेरोजाइगोस टॉल, इसमें कितने स्पीशीज दिख रहे हैं आपको, 2। और लास्ट वाला क्या हो गया भाई साहब आपका, होमोजाइगोस
ड्वार्फ, होमोजाइगोस ड्वार्फ। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 1, ठीक है, क्लियर है। सो इसका कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी 1:2:1। आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब जीनोटाइप रेशियो। तो यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो हो गया आपका 1:2:1, 1:2:1। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो। ये है आपका सेकेंड फिलियल जनरेशन, जिसको अपन भाई साहब F2 जनरेशन भी बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस फर्स्ट फिलियल जनरेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस सेकंड फिलियल जनरेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या हो गया, एक का ही डिफरेंस है, बाकी 6 के 6 आपके सेम है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ये आपके पी प्लांट से जैसा है, तो आप बोलेंगे भाई साहब पी प्लांट पे कहानी खत्म हो जाती है, नहीं, सारे स्पीशीज में यही ऐसा ही कॉम्बिनेशन चल रहा है। आपका ब्लड ग्रुप, बोन डेंसिटी, स्किन कलर, ये सारे जितने भी आपके फीचर्स हैं, सब में यही कॉम्बिनेशन चल रहा है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, क्लियर, ओके। सो दिस इज हाउ द क्रॉसेस वुड लुक लाइक, दिस इज हाउ द क्रॉसेस वुड लुक लाइक। अभी आते हैं भाई साहब डाई हाइब्रिड क्रॉस में। मुझे बता सकता है कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस, बोलिए भाई साहब। हाँ, दो, दो अलग अलग होंगे, बाकी सब सेम होंगे। दो जीन्स आपके सेम होंगे, अलग अलग होंगे, बाकी सब सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे टॉल के साथ आपने डॉफ को क्रॉस ब्रीड कराया, ठीक है। और बोलो भाई साहब कोई दूसरा ले लो, जैसे राउंड और रिंकल्ड होता है, ठीक है, राउंड सीड्स एंड रिंकल्ड सीड्स। तो ये हो गया आपका राउंड सीड्स, और ये हो गया भाई साहब आपके रिंकल्ड सीड्स। रिंकल्ड को हम देखो कभी भी ना, इसका कैपिटल लेटर आप बोलोगे रिंकल्ड तो डब्ल्यू से चालू होता है। अभी देखो राउंड, राउंड आपका आर से चालू होता है, तो आपने आर लिया है। रिंकल्ड जो होता है वो तो आपका डब्ल्यू से चालू होता है, लेकिन फिर भी आपने आर लिया हुआ, क्यों, क्योंकि ये इसका रिसेसिव वर्जन है, ठीक है। तो ये आपका रिसेसिव वर्जन है, इसीलिए इसका स्मॉल लेटर लेना पड़ेगा हमको आर, तो ये रिसेसिव वर्जन है, ठीक है। बाकी के आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होंगे, ऑल द रिमेनिंग 5 कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑल रिमेनिंग 5 कैरेक्टर्स आर सेम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके, ओके। तो अभी हम आते हैं भाई साहब डाई हाइब्रिड क्रॉस का पहला फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द F1 generation, F1 generation which basically means the first filial generation, F1 generation means the first filial generation, okay। चलिए भाई साहब इसको कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका फीमेल, ये हो गया आपका मेल, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो यहाँ पे आपका ये कैपिटल टी, ये हो गया भाई साहब आपका कैपिटल टी, ठीक है, कैप, ओके। यहाँ पे देखो टी टी कर रहे हैं ना, इसमें से क्या निकलेगा, 2 टीज, ठीक है, और इसमें से भाई साहब 2 आर्स, है कि नहीं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको क्या देगा, टी आर, है कि नहीं। यहाँ पे भी 2 टीज और 2 आर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, टी और आर, ठीक है, क्लियर है। तो और खाने बनेंगे भाई साहब इसमें तो अ, 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 ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करते हैं हम आपका टी आर। तो अब यहाँ पे हो गया देखो टी आर, ये हो गया टी आर, ठीक है कि नहीं। इधर क्या हो जाएगा बोलो, टी आर, टी आर, है कि नहीं, क्लियर है। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं हम, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी वही कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, क्लियर है? तो आपको 4 स्पीशीज क्या मिली, वही सेम। इनका सबका क्या हो जाएगा, ऑल विल बी होमोजाइगोस, होमोजाइगोस, ये सॉरी हेटेरोजाइगोस, ऑल विल बी हेटेरोजाइगोस। ठीक है, सबके सब भाई साहब क्या होंगे, हेटेरोजाइगोस, हेटेरोजाइगस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस, हेटेरोजाइगोस राउंड, हेटेरोजाइगोस टॉल एंड हेटेरोजाइगोस राउंड, सबके सब, है ना? तो यहां पे आपका फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा बाड़ी, व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो मतलब दिखता कैसे है, सबके सब भाई साहब टॉल दिखेंगे और सबके सबके सीड्स क्या होंगे, राउंड होंगे। ठीक है, ऑल of them, all of them will be tall and all will have round seeds, all of them will have round seeds। समझ में आ रहा है भाई साहब? हालांकि रिंकल सीड्स के जीन्स मौजूद हैं, हालांकि डॉर्फिज्म का भी जीन्स मौजूद है, लेकिन सबके सब आपके फिनोटाइप रेशियो में क्या दिखेंगे, ऑल ऑफ देम, तो ये हो जाएगा आपका 4:0। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा बोलो, 4:0। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब आपका जीनोटाइप रेशियो भी क्या हो जाएगा, जीनोटाइप रेशियो भी आपका क्या हो जाएगा, 4:0। अभी थोड़ा रिकॉल कीजिए, आपका फर्स्ट फिलियल जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, 4:0 फिनोटाइप रेशियो, और जीनोटाइप रेशियो भी क्या था, 4:0। फर्स्ट फिलियल जनरेशन इन डाई हाइब्रिड क्रॉस आपका क्या हुआ, 4:0, और इसमें भी आपका 4:0। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, आपका फर्स्ट फिलियल ओके, तो यहां पे हमने लिख दिया भाई साहब पीनो टाइप रेशियो, और ये हो गया भाई साहब आपका जीनो टाइप रेशियो। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हो गया आपका मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये हो गया आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और ड्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 4:0, और जीनोटाइप रेशियो भी 4:0। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4:0, और दिस विल ऑल्सो बी 4:0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब आपका? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। सो दिस विल बी डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके, ओके। सो यहाँ पे देखो हमने टॉल और इसका मूल्यांकन किया यहाँ पे, इन्वॉल्व्स क्रॉस बिटवीन, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व्स क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विथ ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एक ही पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का है, बाकी सारे 6 के 6 पेयर क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर है, तो उसका भी एक्सियल पोजीशन, डोमिनेंट होने दो रिसेसिव होने दो, दैट डजंट मैटर, लेकिन एक में जो होगा दूसरे में भी वही होगा। अगर एक में रिसेसिव है तो दूसरे में भी रिसेसिव होगा, एक में डोमिनेंट है तो दूसरे में भी डोमिनेंट होगा, चाहे वो एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर हो, चाहे भाई साहब आपका कलर ऑफ द पॉड हो, या भाई साहब इन्फ्लेट कंस्ट्रिक्टेड है कि राउंड सीड्स है कि रिंकल्ड सीड्स है, एनीथिंग। ठीक है, ओके। तो इन्वॉल्व क्रॉस बिटवीन टू pea plants with one pair of contrasting characters, single character, that is height of pea plant can be considered for the cross. Here the tallness of the plant and dwarfness of the plant are contrasting characteristics. The tall plant and the dwarf plant are the parents of F1 generations, hence they are called as parental generation. All the plants produced in F1 generation are tall, having genotype TT। ठीक है, सबका भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे TT, ये आपका पहला जनरेशन में क्या हो जाएगा, सबके सब TT हो गए, है ना? अभी ये आपका सेकंड फिलियल जनरेशन है F2। अब देखो यहाँ पे टॉल 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 और डॉग, तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया आपका 3:1, और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, दिस इंडिकेट्स दैट जीन T
रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस इन पी प्लांट्स इज डोमिनेंट। ये भाई साहब आपका डोमिनेंट जीन है, और दूसरा वाला जीन क्या है भाई साहब, आपका रिसेसिव जीन है, ठीक है। सो जीन टी रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस इन पी प्लांट्स इज डोमिनेंट ओवर द जीन टी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन पी प्लांट्स। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर भाई साहब किसी डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में कोई रिसेसिव जीन रहता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। A recessive gene in the presence of a dominant gene will never be able to express itself. ठीक है? Clear है? Okay, okay. When F1 hybrids are self-fertilized, they produce second filial generation. तो ये आपका भाई साहब second filial generation produce हो रहा है, F2 generation. In F2 generation, both tall and dwarf plants appeared in the ratio of 3:1. Thus, the phenotype ratio of F2 generation is how much? देखो 3, 3 tall है और 1 dwarf. ठीक है? अगर इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करने बोला जाए तो क्या होगा? 75:25, 75% इसका और 25% इसका, 3:1 मतलब यही हो गया ना, 75:25, ठीक है। द जीनोटाइप रेशियो इज, अभी देखो जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, प्योर टॉल मतलब ये हो गया होमोजाइगोस टॉल, ये हो गया भाई साहब आपका हेटेरोजाइगोस टॉल, और ये हो गया होमोजाइगोस ड्वार्फ। होमोजाइगोस मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव जीन जब सेम हो, और हेटेरोजाइगोस मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स आपके जब डिफरेंट हो, ठीक है। दिस इज होमोजाइगोस टॉल, heterozygous tall, and this is homozygous dwarf, ठीक है। तो 1:2:2। डाई हाइब्रिड क्रॉस कर लो भाई साहब, डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसे यहाँ पे देखो राउंड सीड्स लिया गया है और रिंकल्ड सीड्स, ठीक है। तो मेंडल कंसीडर टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ही क्रॉस, अभी टू पेयर्स, ठीक है। तो आपका देखो पहला जनरेशन है, जैसे आपका राउंड और येलो, राउंड एंड येलो सीड्स विथ रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। तो ग्रीन जो है आपका रिसेसिव है और रिंकल्ड भी आपका रिसेसिव है, राउंड जो है वो आपका डोमिनेंट है और येलो भी आपका डोमिनेंट है। इनको हम क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं तो सबके सब हमें क्या मिलेंगे, आर आर वाई वाई। जैसे अपन ने उसमें देखा टॉल और क्या लिया था हमने, राउंड सीड्स लिया था, ठीक है। तो वैसा ही, ठीक है, ओके। So F1 generation of dihybrid cross produce round yellow seeds. When plants of F1 generation of dihybrid cross are self-fertilized to obtain F2 generation, they produce 4 types of gametes. तो क्या क्या gametes produce हुए भाई साहब, आर वाई एंड आर वाई, ये आपके प्रोड्यूस होंगे। चार तो करके देख लेना, पीनट स्क्वायर में आपको मिल जाएगा ऐसा। देखो ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है, देखो यहाँ पे आर वाई, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। राउंड येलो, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो, एंड ये हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब ये कर लो भाई साहब, यहाँ पे ये आर वाई, ये आर वाई, तो कैपिटल आर वाई वाई, ठीक है। अब इसका उठाओ, देखो आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल स्मॉल वाई, ऐसा हो रहा है भाई साहब। तो ये राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, सबके सब है। देखो ये वाला आपका पूरा होमोजाइगोस है, ठीक है, ये वाला आपका हेटेरोजाइगोस है। तो ये सबके सब देखो यहाँ पे आपका क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, राउंड तो दिखेगा ही, और यहाँ पे येलो और ग्रीन है, लेकिन येलो क्या है आपका डोमिनेंट है, तो दिस विल बी राउंड एंड येलो। ये वाला बताओ क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो। यहाँ पे राउंड और रिंकल्ड है, लेकिन राउंड आपका डोमिनेंट है, इसीलिए ये राउंड एंड येलो होगा। यहाँ पे राउंड एंड येलो, यहाँ पे देखो राउंड एंड येलो, ठीक है। ग्रीन का है, लेकिन ग्रीन तो रिसेसिव है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल वाई नहीं है, राउंड की जगह पे राउंड आएगा, लेकिन येलो और ग्रीन के बीच में ग्रीन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिसेसिव जीन्स हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो अगेन वही राउंड एंड येलो, यहाँ पे देखो देखो राउंड एंड ग्रीन आ जाएगा, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन। ये वाला बोलो राउंड एंड येलो, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, यहाँ पे राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, इस तरह से आ जाएंगे भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। F2 generation formed by fusion of 4 types of male gametes and 4 types of female gametes showed plants with phenotypes such as round yellow, round green and wrinkled green. 2 were of parental combination, that is round and yellow and wrinkled green, while 2 were of new combination, ठीक है। Also in dihybrid cross तो आपके भाई साहब 9 डिफरेंट टाइप्स जीनोटाइप दिख रहे हैं। एक हो गया आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक हो गया कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर स्मॉल, ऐसा भाई साहब 9 कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा भाई साहब, 9 राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, और ये हो गया आपका रिंकल्ड ग्रीन। इनको आप देखिए भाई साहब, ठीक है, ये कलर्स देख लीजिए, इतने आपके हो गए राउंड येलो, ठीक है। वो वाले कलर जो होंगे वो होंगे रिंकल्ड येलो, ये होंगे राउंड ग्रीन। तो 9:3:3:1,
तो आपका भाई साहब बता सकते हैं इन सेकेंड फिलियल जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप रेशियो इज 9:3:3:1। ठीक है, इस तरह से आ रहा है भाई साहब 9:3:3:1। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब। ये जीनोटाइप रेशियो बहुत लंबा होगा। जीनोटाइप रेशियो कैसा है देखो, एक आर आर वाई वाई कितने दिख रहे हैं आपके, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले, एक ही दिख रहा है कैपिटल। अभी जीन्स पे जा रहे हैं ना अपन, कैसा दिखता है उसमें नहीं जा रहे हैं, किन जीन से बना हुआ वो जा रहे हैं। कैपिटल और कैपिटल वाई कितने दिख रहे हैं आपको, एक ही, तो ये हो गया 1। ठीक है, अभी आते हैं हम कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। देखो एक यहां दिख गया, एक दो और दिख रहा है भाई साहब कहीं पे, दो कैपिटल आर एक कैपिटल वाई और दो स्मॉल वाई, तो ये दो हो गया भाई साहब। ठीक है, फिर आते हैं हम दो कैपिटल आर और दो स्मॉल वाई, एक ये दिख गया 1 और दिख रहा है कहीं पे भाई साहब, तो ये हो गया भाई साहब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये आपको एक दिख गया। ठीक है, और बोलो भाई साहब यहाँ पे और कुछ दिख रहा है, ये एक दिख गया, तो ये दो हो गए भाई साहब। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपके भाई साहब कितने हो गए भाई साहब, देखो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर 1 2 3 4, चार दिख गए आपको। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये हो गया दो, ये एक, ये हो गया आपका जीनोटाइप रेशियो। दिस इज बेसिकली द जीनोटाइप रेशियो। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? ओके, check your graphs. Okay. Identify the recessive character of pea plant among the following. इनमें से भाई साहब किसका रिसेसिव कैरेक्टर होगा? राउंड शेप ऑफ सीड्स कैपिटल आर, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, ग्रीन कलर ऑफ पॉट्स, ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर है। व्हाइट कलर ऑफ फ्लावर्स, ये आपका रिसेसिव होगा क्योंकि पर्पल आपका डोमिनेंट है। इन्फ्लेटेड शेप ऑफ पॉट्स, इन्फ्लेटेड मतलब ऐसा, कभी वो मटर का ऐसे वाले देखें क्या? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है, वो हाइब्रिड में खत्म हो चुका है, लुप्त हो चुका है। ठीक है, ओके, ये तीनों भी आपके क्या हो जाएंगे? दीज विल बी ऑल डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाला आपका रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द रिसेसिव। ऑल ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स वेर बेस्ड अपॉन विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश प्लांट। कौन सा प्लांट? एक नंबर भाई साहब, ताली दे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली पी प्लांट। ठीक है, जिसका नाम पाइसम सेट, ये लिखना है आपको। ठीक है, पी प्लांट लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। पाइसम सैटिवम, ठीक है, ये आपका बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, हम सारे स्पीशीज का एक बायोलॉजिकल नेम है। होमोसेपियंस जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का नाम है, भैंस का नाम होता है बोस बुबालिस, गाय का नाम होता है बोस इंडिका, टाइगर का नाम होता है टाइगरिस इंद्रिस। ठीक है, ओके, हाउ मेनी जीनोटाइप्स एंड phenotypes आर सीन इन F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस? F2 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस, phenotype 9:3:3:1, और जीनोटाइप बहुत लंबा है भाई साहब। ठीक है, 9 जीनोटाइप्स एंड 4 फिनोटाइप्स, तो आपके 9 जीनोटाइप्स और 4 फिनोटाइप्स दिखते हैं किसमें? F2 जनरेशन में। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रखिए। देखो आप फिनोटाइप जो है वो प्यूनेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा, कम से कम एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, ओके, फाइंड द ऑड वन आउट। कंस्ट्रिक्टेड पॉड, ग्रीन पॉड्स, ऑक्सिलरी फ्लावर, पर्पल फ्लावर। कंस्ट्रिक्टेड पॉड क्या हो जाएगा आपका? रिसेसिव है। ठीक है, ग्रीन पॉड्स डोमिनेंट, ऑक्सिलरी पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सिलरी पोजीशन पे डोमिनेंट, पर्पल फ्लावर डोमिनेंट, ये भाई साहब आपका रिसेसिव है। ये तीनों जीन्स आपके क्या है? डोमिनेंट है, ये वाला आपका रिसेसिव। तो कंस्ट्रिक्टेड पॉड इज रिसेसिव ट्रेट ऑफ पी प्लांट, whereas rest all are dominant traits, बाकी के सब आपके डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। ओके, कंप्लीट द एनालॉजी। टीटी, ये क्या हो गया? होमोजाइगोस। हेटेरोजाइगोस में कैपिटल टी और स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, देखो हम क्यों ये जीन्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं? ठीक है, पढ़ना इसलिए चाहते हैं, या जानना या समझना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, आज की तारीख में नहीं पहले से चला आ रहा है, हमारे जीन्स के गलत कॉम्बिनेशन से बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में शादी से पहले या हस्बैंड वाइफ के मिलन के पहले भाई साहब आपके जेनेटिक जो मेकअप है उसका टेस्टिंग बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे भाई साहब कुंडली मिलाने की प्रथा है ना, कुंडली मिला लो, पंडित जी आए, कुंडली मिल गया भाई साहब, वाह वाह। लेकिन कल को जो बच्चा पैदा होगा उसमें कोई जेनेटिक डिजीज ना होवे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों के जीन्स की टेस्टिंग की जाए।
ठीक है, क्योंकि वो सारी उम्र आपको टेंशन देगा। आपका अगर कोई कल बच्चा पैदा होता है जो जेनेटिक डिजीज से सफर कर रहा है, क्योंकि जेनेटिक डिजीज क्यूरेबल नहीं है, वो ताउम्र रहेगी। और कुछ जेनेटिक डिजीज इतने खतरनाक होते हैं कि बच्चे का मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 साल ही जिएगा बच्चा, ऐसा होता है। ऐसे बहुत बार हुआ है कि शादीशुदा कपल में बार बार बच्चे को ड्रॉप करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार पेट में जो बच्चा आ रहा है वो जेनेटिक मेकअप उसका गड़बड़ है। वो अगर पैदा भी होगा तो बहुत तकलीफ होगी उसको। ठीक है, तो इसी तरह इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जेनेटिक मेकअप को समझें। ठीक है, कुंडली मिलाने का कार्यक्रम हो या ना हो, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन का कार्यक्रम होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, और इसीलिए इंडिया इज वन ऑफ द हब्स ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। Diseases or disorders occurring due to abnormalities in the chromosomes and mutations in the genes. कभी कभी जीन्स में म्यूटेशंस हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन गलत हो गया है, तो इसमें आपके जेनेटिक डिजीज अराइज होते हैं। डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ये आपका डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, ये डाउन सिंड्रोम है, बच्चा एबनॉर्मल होता है। ठीक है, और ज्यादा दिन तक जीता नहीं है या जीती नहीं है। ठीक है, बच्चा बहुत ही एबनॉर्मल होता है, डाउन सिंड्रोम होता है ये। फर्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब, ये पहला जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था जिसको हमने डिस्कवर किया है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ओके, अराइजेस ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, तो क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मलिटी की वजह से ये होता है भाई साहब। डिस्क्राइब्ड एज ट्राइसोमी ऑफ 21st chromosome, as the affected child has one extra chromosome with 21st pair in every cell of the body. ठीक है, कितने आपके क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बींग्स में? नहीं, कितने क्रोमोसोम्स, कितने पेयर्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो कितने पेयर्स हो गए? 23। 23, 1 2 3 4 ऐसे भाई साहब 23 पेयर्स है। 23वां पेयर सेक्स का पेयर होता है, जिसमें एक्स वाई या एक्स एस के हिसाब से आपका फीमेल या मेल होता है। 21वां जो पेयर होता है उसके क्रोमोसोम के मैल फंक्शनिंग की वजह से ये डाउन सिंड्रोम होता है। 21वां पेयर। ठीक है, 21st क्रोमोसोम, एज द अफेक्टेड चाइल्ड हैज वन क्रोमोसोम, वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विद 21st पेयर, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 2 होने चाहिए, लेकिन 21st में एक और क्रोमोसोम आ गया है। ऐसा अगर होता है तो डाउन सिंड्रोम होती है। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम? एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हैज अपीयर्ड इन द 21st पेयर ऑफ ह्यूमन जीनोम। ठीक है, वहां पे वैसा आ गया। डिस्क्राइब एज ट्राइसोमी, ट्राइसोमी क्यों? क्योंकि अभी तक 2 थे, डबल पेयर में थे, लेकिन अभी ट्राई, ट्राई मतलब 3 हो गए। ठीक है, तो डिस्क्राइब एज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, as the affected child has one extra chromosome with 21st pair in every cell of the human body. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। चाइल्ड शोज द प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम्स। क्या ये समझ में आ रहा है? हमारे नॉर्मल इंसानों में क्या होता है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम जिसको हुआ है उसके 21st पेयर में एक और क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, ट्राइसोमी हो गई है, तो 46 की जगह पे अभी टोटल कितने हो जाएंगे? 47। ठीक है, सो द चाइल्ड हैज 47 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46। अभी हम समझेंगे कि इस क्रोमोसोम के लिए डिसेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन शो मेंटल रिटार्डेशन एंड हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, ज्यादा दिन बचेंगे नहीं बच्चे, और इसका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, इसका कोई क्योर नहीं, किसी दवाई के ट्रीटमेंट से इसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जेनेटिक मेकअप नहीं है हमारा। ठीक है, सो चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन शो मेंटल रिटार्डेशन, आपके मेंटली वो रिटार्डेड होंगे, उनको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, पागलपन दिखाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू फॉलो थिंग्स क्लोजली। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड होंगे और शॉर्ट लाइफ स्पैन, ज्यादा दिन बचेंगे नहीं, 6 7 8 10, उसके बाद मरना ही है, कोई नहीं बचा सकता इनको। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। ओके, दे शो सिम्टम्स लाइक शॉर्ट हाइट, बहुत ही छोटी हाइट होती है इनकी, शॉर्ट वाइड नेक, इनका नेक बहुत मोटा होता है, इतना बड़ा। ठीक है, फ्लैट नोज, ठीक है, शॉर्ट फिंगर्स, स्कैंटी हेयर एंड सिंगल हॉरिजॉन्टल क्रीज ऑन पाम। आपके ये पाम दिख रहा है भाई साहब, ये आपका हाथ है, कितने क्रीज दिख रहे हैं? बहुत सारे क्रीज दिख रहे हैं ना। ठीक है, उनमें क्रीज नहीं दिखेगा, ऐसा एक ही क्रीज दिखेगा। क्रीज हो ही जाता है बच्चे से लेकर आप जब, तो ये आपको बहुत सारे क्रीज हो गए ना। ठीक है, वैसा क्रीज नहीं दिखेगा, तो दिस विल बी सिंगल हॉरिजॉन्टल क्रीज ऑन पाम, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल से ऐसा क्रीज रहेगा, क्रीज पड़ेगा ही नहीं। उनके जो स्किन होता है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए वो क्रीज नहीं पड़ने देता है। ठीक है, तो सिंगल हॉरिजॉन्टल क्रीज ऑन पाम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसा 20 साल बच गया तो बहुत ज्यादा बचे, है ना। 16 से 20 साल की उम्र में इनकी
डेथ हो जाएगी, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। अभी हम आते हैं दूसरे सिंड्रोम में जो है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो आपका भाई साहब फिर से एक बार फटाफट से देखते हैं भाई साहब हमने क्या पढ़ा भाई साहब जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। पहला क्या था, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसके वजह से होता है, 21st क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है तो ट्राइसोमी हो गई है। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग 46 क्रोमोसोम्स वी हैव 47 chromosomes. The person who is suffering from this will be suffering from mental retardation, short growth, ठीक है, short lifespan, 16 to 20 years is the maximum lifespan, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं भाई साहब डाउन सिंड्रोम में। ओके, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है भाई साहब, ठीक है, कैरियोटाइप है ये। तो आपका देखो ये आपके 23 पेयर्स हैं, है ना, ये आपके 23 पेयर्स हैं। कहां पे लोचा हो रहा है भाई साहब, 23rd पेयर में, विच इज व्हाट, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में एक्स एक्स या एक्स वाई होना चाहिए, यहाँ पे एक्स जीरो होगा, ठीक है। इन टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम मतलब डाइसोमी नहीं होगी, ठीक है। एक्स जो क्रोमोसोम है वो दो एक साथ आता है या एक्स वाई आता है, यहाँ पे मोनोसोमी। एबनॉर्मेलिटी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन 44 प्लस एक्स, नॉर्मल क्या होना चाहिए, 44 प्लस एक्स वाई या 44 प्लस एक्स एक्स। 44 प्लस एक्स एक्स किसमें होगा भाई साहब, फीमेल्स में, एंड 44 प्लस एक्स वाई किसमें होगा, मेल्स में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन 44 प्लस एक्स कंडीशन, ठीक है, शोज द प्रेजेंस ऑफ टोटल 45 क्रोमोसोम्स। उधर क्या हुआ था डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम्स दिखा रहा था, यहाँ पे भाई साहब कितना दिखा रहा है, एक कम, दैट इज 45 क्रोमोसोम्स। वुमेन सफर फ्रॉम दिस सिंड्रोम एंड आर सेक्सुअली स्टेराइल, जिनके पास ये होगा दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ठीक है, इवन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ठीक है, उनके बच्चे नहीं होंगे। Results due to loss of one chromosome or due to inactivation of gender related part of X chromosome, ठीक है। तो results due to loss of one X chromosome, एक X chromosome का loss हो जाता है या due to inactivation of gender related part। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भाई साहब क्या होता है, अगेन देखो इतने सारे भाई साहब हमारे हैं, अगेन वही 23rd सिंड्रोम में भाई साहब लोचा, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जनरल कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका, एक्स वाई या एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स एक्स और वाई हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबनॉर्मेलिटी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन दिस कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो एक्स वाई मतलब मेल, लेकिन एक्स एक्स वाई मतलब मेल जो फीमेल की तरह लगे, ठीक है। भाई एक्स एक्स मतलब क्या होता है, फीमेल, एक्स वाई मतलब क्या होता है, मेल। यहाँ पे एक्स एक्स और वाई हो गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। शोज द प्रेजेंस ऑफ 20, अगेन यहाँ पे भी 47 क्रोमोसोम्स, ठीक है। मेन सफर फ्रॉम दिस सिंड्रोम एंड आर सेक्सुअली स्टेराइल, यहाँ पे भाई साहब मेन विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, इवन इफ दे गेट मैरिड एंड दे प्लान टू हैव अ फैमिली दे विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ठीक है। रिजल्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन मेल, ओके। डिजीजेस अकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन, एल्बिनिज्म, ठीक है। पूरा आपका स्किन जो है, कभी कभी आपने देखा व्हाइट स्किन, फॉरेनर नहीं है लेकिन व्हाइट स्किन है पूरा पूरा, इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्बिनिज्म, एल्बाइनो बोलेंगे। डिजीजेस अकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन, तो मोनोजेनिक डिसऑर्डर, ये भाई साहब एक सिंगल जीन में डिसऑर्डर की वजह से ये हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनोजेनिक डिसऑर्डर। बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस मेलेनिन, आपके बॉडी में मेलेनिन प्रोड्यूस होता है, मेलेनिन बेसिकली हमारे लिए जरूरी है, हमारे स्किन में जो डार्क कंटेंट होता है वो ड्यू टू मेलेनिन होता है। अभी अगर आप देखोगे फॉरेनर्स लोग नंगे पुंगे बीचों में क्यों लेटे रहते हैं, वो एक मेडिकल कंडीशन है, उनका स्किन इतना व्हाइट है कि उनमें मेलेनिन कंटेंट कम है, जिसके वजह से उनके बहुत सारे तकलीफें होती है, इसलिए उनको उतनी देर तक सन में पड़े रहना पड़ता है ताकि स्किन अब्सॉर्ब कर पाए, ठीक है। हमारे पास मेलेनिन कंटेंट ज्यादा है, आप ज्यादा करके निग्रोस को या हमारी तरह व्हीट स्किन जो है मतलब इंडियन स्किन वाले लोगों को ज्यादा करके बीचों में पड़े रहते नहीं देखोगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मेलेनिन कंटेंट है। लेकिन कुछ कुछ में ऐसा मेलेनिन कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है, और पूरा भाई साहब व्हाइट स्किन होता है। स्किन बिकम्स पेल, हेयर्स एंड व्हाइट एंड आईज आर यूजुअली पिंक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेलेनिन पिगमेंट इन द रेटिना एंड स्क्लेरा, ठीक है। तो आईज भी आपकी भाई साहब कैसी हो जाती है, आईज आईज आर यूजुअली पिंक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, तो हमारे यहाँ पे जितनी भी डार्क पिगमेंट्स हैं वो कम है, ठीक है। आपके आईज भी थोड़े से पिंक हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे ये देखो हमारे आईज के बीच में काला सा दिख रहा है ना, ये काला पिगमेंट भी वहां पे नहीं होगा, तो पिंक तरीके का दिखेगा, ठीक है।
कुछ कुछ लोगों में बहुत खतरनाक हो जाता है, ये ब्लैक भी नहीं दिखेगा, पूरा व्हाइट ही दिखेगा, वो ब्लैक भी नहीं दिखेगा, हाँ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर डार्क कंपोनेंट बहुत कम है। एल्बिनिज्म का बहुत एक्सट्रीम केस होता है, वो भूत की तरह दिखेगा भाई साहब। आप समझिए, ये आंखें हैं आपकी, आंखों में दिख सकता है, आंखों में जिस चीज से आप देखते हैं वो तो टन्नू सा है, वो काले के अंदर जो काला है वो प्यूपिल है, लेकिन ये जो काला वाला चीज है वो भी भाई साहब व्हाइट है, अगर वो आपके स्किन में मेलेनिन नहीं है तो उस तरीके का केस हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जिसमें होगा। ओके, सिकल सेल एनीमिया, ये एक और डिजीज है। एनीमिया मतलब आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले सकते हैं, उनको एनीमिया है, ठीक है। तो एनीमिया बेसिकली होता क्या है? सिकल सेल मतलब, सिकल मतलब समझते हैं, ये जो फार्मर्स लोग जिससे धान काटते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिकल सेल। अभी देखो हमारे बॉडी में कैसा होता है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अभी देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, आरबीसी, ये आपका बाइकॉन के वैसा होता है, बाइकॉन के मोटू सा, जैसे आटे का एक लच्छा होता है ना जिससे आप रोटी बनाते हैं, तो मोटू सा एक आटा है, ये आरबीसी है। आरबीसी का ज्यादा करके स्पेस किसके लिए? आरबीसी हमारे बॉडी में एक ऐसा सेल है जिसको न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, इसमें भाई साहब न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? ताकि मैक्सिमम स्पेस किसको मिले? ऑक्सीजन को, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। ओके, अभी क्या होता है, आरबीसी का शेप अगर ऐसे हो जाए, ऐसे, हमने बोला ना, देखो धान काटते हैं ना ऐसा, ये वाला, अगर ऐसा हो जाए तो ऑक्सीजन बहुत कम कैरी होगा, ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं क्या? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अभी क्या होगा भाई साहब, आपके बॉडी में, या जो जिसको सिकल सेल एनीमिया होगा उसके बॉडी में बहुत कम ऑक्सीजन होगी, और अगर बहुत कम ऑक्सीजन होगी तो उसके सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, दौड़ नहीं सकता है, अगर करने जाएगा तो हो सकता है वो कोलैप्स करके मर भी जाए, ठीक है। तो दिस इज हाउ डेंजरस इट इज, ठीक है। ये सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। इस सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी के जो शेप होते हैं वैसे चांद की तरह हो जाते हैं, और जिसमें और कम स्पेस होता है तो बहुत कम ऑक्सीजन होगा इसमें, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। ये, इसमें लोग जीते तो है लेकिन बहुत प्रिकॉशन में जीना पड़ता है, बहुत प्रिकॉशन में जीना पड़ता है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे देखो ये आरबीसी है, ये नॉर्मल आरबीसी है, यार, ठीक है, ये देखो ये ब्लड स्ट्रीम में नॉर्मल आरबीसी ऐसे दिखते हैं, मेनू वाला की तरह, ठीक है। ओके, और सिकल सेल एनीमिया कैसे दिखेगा? ऐसा, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई साहब अगर ऐसा होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, है ना, ठीक है। सो स्किन बिकम्स, सॉरी, नॉर्मल हेमोग्लोबिन हैज ग्लूटामिक एसिड एज द सिक्स्थ अमाइनो एसिड इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आपके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। तो ग्लूटामिक एसिड को वेलाइन से रिप्लेस हो जाए अगर, तो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। द नॉर्मल बाइकॉन्केव आरबीसी बिकम सिकल शेप। तो ये आपका बाइकॉन्केव आरबीसी कैसा हो जाएगा? सिकल शेप। दिस इज द नॉर्मल एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। ये कैसा हो जाएगा? सिकल शेप हो जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स, आपके सिम्टम्स क्या होंगे? रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, भाई आपका, ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ऐसा समझो कि आपके पास ट्रक था और ट्रक में आप माल लेकर जा रहे थे, अभी आपके पास स्कूटी है, अभी माल लेकर जाना है, समझ में आ रहा है? आरबीसी इतना बड़ा था, उसमें इतना सारा ऑक्सीजन आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अभी आरबीसी भाई साहब एकदम सिकल सेल की तरह हो गया, तो आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें कम ऑक्सीजन पहुंचेगा, ठीक है। Clumping and destruction of RBC, blood vessels are obstructed and can damage circulatory system. Vital organs like brains, lungs, kidneys, ये सब डैमेज हो सकते हैं। Swelling of hands and legs, severe general body aches, तो बहुत ज्यादा पेन होता है, frequent colds and cough, ठीक है। Person also shows constant low gauge fever and exhaustion, ज्यादा करके बीमारी पड़ी रहती है इनको, ठीक है, जिनको भी होता है, ठीक है, फीवर होगा, एग्जॉशन होगा। Face appears pale due to low hemoglobin content. Sickle cell anemia occurs as follows. सिंबल आपका क्या है? ये आपका नॉर्मल है, एएस मतलब कैरियर और एसएस मतलब सफरर, इनका जीना मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, ठीक है। ए नॉर्मल पर्सन है, सिकल सेल, एएस मतलब कैरियर, एएस मतलब सिकल सेल आ गया, समझ में आ रहा है? जिसका ब्लड ग्रुप में ए है वो भाई साहब नॉर्मल है, एएस मतलब कैरियर, एसएस मतलब सफरर, इनका जीना मुश्किल है, ये फिर भी जी लेंगे, ठीक है। ओके, अभी समझ लो मैन, ये मैन है ए और ये वुमेन है ए, तो नॉर्मल, तो बच्चे जो होंगे वो नॉर्मल के हो, है ना, उनमें किसी में सिकल सेल नहीं होगा, एनीमिया नहीं होगा। अभी मैन में अगर ए और एएस है और वुमेन में एएस, तभी समझो ये कॉम्बिनेशन है, मैन ए
और वुमेन क्या है एएस। तो अभी बच्चे जो होंगे 50% नॉर्मल होंगे अगर ए हुए तो, और 50% भाई साहब क्या होंगे कैरियर होंगे, एएस वाले होंगे। ए और ये ए और ए और ये एस, तो 50% भाई साहब क्या हो जाएंगे नॉर्मल, और 50% आपके क्या हो जाएंगे कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ओके। अभी अगर ए और एस एस मतलब एक को एक सफरर है और एक कैरियर है, ठीक है, अगर इनसे आपकी मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो ऑल प्रोजेनीज विल बी कैरियर। अभी भाई साहब देखो एएस तो सारे प्रोजेनी आपके कैरियर्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब। अभी एएस के साथ एएस अगर होता है तब तो भाई साहब 25 प्रोजेनी नॉर्मल, मतलब ए नॉर्मल, फिर एएस सफरर, फिर एसएस। ठीक है, करियर 25% सफरर एंड 50% करियर इफ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब सिकल सेल एनीमिया का स्ट्रक्चर है। ओके, एएस और एसएस, एसएस और एएस। अभी देखो ए और एस, तो ये क्या हो गया कैरियर, एस और एस सफरर, ए और ए कैरियर, एस और एस सफरर। 50% आपके कैरियर हो गए, 50% सफरर। समझ में आ रही है? ठीक है, ओके ओके। एस एस और एस एस ऑल प्रोजेनीज विल बी सफरर्स। ठीक है, ये सब के सब सफरर होंगे, उस डिजीज से गुजरते होंगे। ठीक है, ओके। रेमेडीज क्या है? स्प्रेड इन ओनली वन वे। ये डिजीज एक ही तरीके से स्प्रेड होती है। किसी सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट का झूठा अगर आपने खा लिया तो भी आपको कुछ नहीं होगा, यू विल नॉट गेट इम्पैक्टेड। ठीक है, उसने आपके मुंह पे छींक दिया तो भी कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन से स्प्रेड होता है। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ शुड गेट देयर ब्लड एग्जामिन्ड बिफोर मैरिज और आफ्टर इट। आफ्टर इट करके क्या फायदा भाई साहब, बिफोर मैरिज कर लो। ठीक है, बहुत जरूरी है, ब्लड का टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, वरना सारी उम्र भुगतेंगे आप। अ कैरियर और सफरर शुड अवॉइड मैरिज विद अनदर कैरियर और सफरर। एक कैरियर और सफरर शुड नॉट बी मैरिंग टू अनदर कैरियर और सफरर। A person suffering from sickle cell anemia should take a tablet of folic acid daily. इनको भाई साहब डेली फॉलिक एसिड का टैबलेट लेना पड़ता है। ठीक है, फॉलिक एसिड का टैबलेट। तुम एक पैसे का लिखती नहीं और तुम्हारे मार्क्स ये बयां करते हैं, है ना? दिख रहा है मेरे को, मैं कंटिन्यूस लेक्चर ले रहा हूं, तुमने एक पैसे का नोट डाउन नहीं किया है, कहां से आएंगे मार्क्स तुम्हारे? वही 3 5, आज भी वही है ना? अभी मैं बोलूंगा तो कुछ लिखेंगे, फिर वही, कल से फिर वही। हाथ टूटे हुए हैं या दिमाग नहीं चल रहा है या लिखना नहीं आता है या पेज नहीं है, रीजन क्या है? एक ही रीजन है, अनिच्छा। और इस रीजन का किसी के पास कोई तोड़ नहीं है, इलाज नहीं है। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। अभी भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में भी बिकमिंग डिफेक्टिव ड्यू टू म्यूटेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आर कंट्रीब्यूटेड बाय द एग सेल। तो हमारे बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे मम्मी से आता है, एग सेल से आता है। ठीक है, ओवम अलोन। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स आर इनेटेड फ्रॉम द मदर ओनली। हमारे बॉडी भी है, अगर जितने भी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है वो सब हमारे मदर से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल में कोई डिसऑर्डर है दैट इज जनरली कमिंग फ्रॉम द मदर। ठीक है, लीवर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी इज एन एग्जांपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। इतना बड़ा डिजीज का नाम है। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स अराइज ड्यू टू म्यूटेशन इन मोर देन वन जीन। तो हो सकता है एक से ज्यादा जीन में वैसा म्यूटेशन हुआ हो। इट्स सिवियरिटी इंक्रीजेस ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द फीटस। डू नॉट स्ट्रिक्टली ओबे मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। ये आप पढ़ेंगे। अराइज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरमेंट, लाइफस्टाइल एंड डिफेक्ट्स इन सेवरल जीन्स। तो धीरे धीरे काफी सारे जीन्स में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल डायबिटीज हो गया आपका, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर्स, क्लेफ्ट लिप। किसी किसी का आपने देखा है मुंह ऐसा रहता है, कटा हुआ लिप्स। ठीक है, तो क्लेफ्ट लिप बोलते हैं इसको। क्लेफ्ट पैलेट, स्पाइना बिफिडिया, कंस्ट्रिक्टेड स्टमक, एस्थमा, ओबेसिटी एक्सेट्रा, ये सारे आपके पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स हैं। डैश अराइजेस ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एल्बिनिज्म, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो आपका भाई साहब हो गया टर्नर सिंड्रोम। State whether the given statement is true or false. Chromosomes in women are represented by this and in men as 44 plus XY. Is it true? True है भाई साहब ये तो। ठीक है, okay. Name the test which is done for diagnosis of sickle cell anemia, solubility test and electrophoresis. इसको बोलते हैं solubility test and electrophoresis. ये sickle cell anemia के लिए टेस्ट है। ठीक है, name the genetic disorder in which skin becomes pale, hairs are white and eyes are usually pink. So this is known as albinism. इसमें आपका कौन सा कंटेंट मैटर का खराब होता है? मेलेनिन। स्किन में जो मेलेनिन होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता।
कंप्लीट द एनालॉजी 44 प्लस एक्स टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस एक्स एक्स वाई ये क्या हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ठीक है ओके identify x and y in the given chart and refer to sickle cell anemia a man is marrying a woman who has as he is a normal person she is a carrier okay now 50% आपका क्या हो जाएगा a नॉर्मल और 50% as कैरियर तो x क्या हो जाएगा 50% नॉर्मल और 50% कैरियर as का कॉम्बिनेशन जहां पे भी होगा वो कैरियर हो जाएगा ठीक है ओके सो x is normal and y is carrier so this was all about the chapter people any question sum that you have any question sum regarding the chapter no म्यूटेशन मतलब क्या होता है म्यूटेशन मतलब देखो जैसे ये मेरा एक कभी कभी आप जब जेरोक्स कराने जाते हैं तो एकदम साफ साफ जेरोक्स आता है क्या एकदम काला पुला पता नहीं कैसा आ जाता है ना तो जेरोक्स तो एकदम साफ ही आना चाहिए जैसा है वैसा ही लेकिन वो जो हो गया वो मशीन की खराबी की वजह से हो रहा है ठीक है तो आपका डीएनए भी ऐसे ही है डीएनए कॉपी हो रहा है ऐसा कॉपी होता जा रहा है लेकिन कभी कभी भाई साहब गलत कॉपिंग हो जाती है मैल फंक्शनिंग हो जाती है पूरी ठीक से कॉपी नहीं हो पाई है तो इसको अपन बोलते हैं म्यूटेशन ठीक है दिस इज नोन एज म्यूटेशन हालांकि म्यूटेशन का बहुत बड़ा एक एक्सप्लेनेशन है लेकिन ये आपका म्यूटेशन है और म्यूटेशन कभी अच्छा होता है कभी खराब जैसे कोरोना जब आया था तो हमको इतना टाइम क्यों लग गया उसका उसका वैक्सीनेशन निकालने को क्योंकि हम जितनी बार हाँ नहीं सबके बॉडी में अलग सिम्टम्स नहीं वैक्सीनेशन में आपको इतना टाइम क्यों लग गया क्योंकि जो वायरस है वो भाई साहब म्यूटेट कर रहा है जैसे आपने उसके लिए एक दवाई निकाली उसने अपने अंदर भाई साहब चेंजेस करके म्यूटेशन कर लिया ठीक है इस तरह से भाई साहब म्यूटेशन होता जा रहा है तो जितनी बार आप दवाई निकाल रहे हो पटक नहीं पा रहे हो उसको तो म्यूटेशन होते जाते हैं और स्पेशली आपके वायरल इन्फेक्शन में ज्यादा म्यूटेशन होते हैं तो म्यूटेशन मतलब चेंजेस जेनेटिक कॉम्पोजिशन में चेंजेस आना कभी कभी ये चेंजेस आपके लिए लाभदायक होते हैं और कभी कभी आपके लिए हार्मफुल होते हैं ठीक है दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन एनी मोर क्वेश्चन पीपल हम हाँ ये वाला प्लीज लिख लो ये वाला प्लीज लिख लो पहले मेंडल्स क्रॉस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस ये वाला प्लीज लिख लो मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इसको भाई देखो मेरे हिसाब से ना प्यूनेट स्क्वायर बनाकर इतना लंबा छापना बहुत मुश्किल है कहीं ना कहीं गड़बड़ कर बैठोगे इसलिए इस रेशियो को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हाँ बोलिए नहीं सिकल सेल एनीमिया जनरली उनको नहीं होता है एस्थमा पेशेंट इज बेसिकली अ ब्रोंकाइटल डिसऑर्डर ठीक है सांस लेने में तकलीफ होती है वो सिकल सेल एनीमिया से कोरिलेटेड नहीं है ठीक है एस्थमा पेशेंट में मतलब आपके जितने ब्रोंकाइल्स होने चाहिए उतने नहीं होते हैं आपके लंग्स के इसके होता है ये भी जेनेटिक है दिस ऑल्सो जेनेटिक ठीक है तो एस्थमा पेशेंट में वो आपको पंप रखना पड़ता है और कभी कभी दवाई लेनी पड़ती है एस्थमा पेशेंट्स में सिवियरिटी अलग अलग होती है अलग अलग लोगों को अलग अलग रीजंस के लिए एस्थमा अटैक्स आते हैं ठीक है जैसे कुछ लोगों को भाई साहब धूल मिट्टी से एस्थमा अटैक आता है कुछ लोगों को भाई साहब आपके पॉलन ग्रेन से एस्थमा अटैक आता है ठीक है पॉलन ग्रेन तो आप देख नहीं पाएंगे इन चीजों को कुछ लोगों को पोल्यूशन से एस्थमा अटैक आता है तो अलग अलग लोगों को ट्रिगर जो होता है एस्थमा का वो अलग अलग होता है समझ में आ रही है डिफरेंट रीजन के लिए लेकिन एस्थमा इज ऑल्सो जेनेटिक डिजीज ठीक है ये आपके लंग्स के जेनेटिक कॉम्पोजिशन पे है ठीक है इट इज नॉट एन एनेमिक डिजीज एनीमिया नहीं है ये ठीक है एनीमिया अलग है मेरे को याद है कि मैं किसी को जानता था वो ऐसे जिम करके आया 21-22 साल का लड़का था और हमारे ऑफिस में ही काम करता था वो अपने घर में जिम करके आया जिम या बैडमिंटन कुछ तो खेल कर आया था और ऐसे शू लेस खोल रहा वहीं पे कोलैप्स कर गया वहीं पे डेड बाद में पता चला ही वाज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया ये हमारे स्कूलों में भाई साहब इन चीजों की टेस्टिंग नहीं होती है स्पोर्ट्स आ गया भाई साहब सब लोग भाग ले रहे हैं या दौड़ रहे हैं या जो लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि हो सकता है किसी को सिकल सेल एनीमिया है उसको मालूम ही नहीं है उसका टेस्टिंग ही नहीं हुआ है अभी वो बंदा या बंदी जब दौड़ने जाएगी या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने जाएगी तो क्या होगा जैसे ही आप दौड़ते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है आपके बॉडी में अगर पहले से ही सिकल सेल एनीमिया है वो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट को ही पूरा नहीं कर पा रहा है वो कहां से रिक्वायरमेंट पूरा करेगा तो इंसान कोलैप्स कर जाएगा एंड मे बी दैट पर्सन विल डाई एज वेल ठीक है
हमारे इंडिया में इसका टेस्टिंग नहीं होता है, हर स्कूल के बच्चे का इसका टेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है? ताकि उसको हम सेफ रख सकें, जितना भी दिन बचे वो सेफ रहे कम से कम। एनीमिक पेशेंट्स में और कुछ नहीं होगा, एनीमिक पेशेंट्स में सिर्फ काम करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है? आर वी क्लियर? Okay, that would be it from my end. Thank you so much for your valuable